स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर। कंडक्टर्स के केस में कुछ अलग होता है और सेमीकंडक्टर के केस में कुछ अलग होता है, इंसुलेटर के केस में कुछ अलग होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, तो वो देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे। सबसे पहले हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ऐसा ही हमने कुछ पढ़ा था। और R का एक फॉर्मूला भी हमने देखा था, एम एल डिवाइडेड बाय में ए एन ई स्क्वेयर टो। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आती थी, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता था, रो एल बाई ए। इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग वन एंड टू, कंपेयरिंग वन एंड टू, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ गई थी स्टूडेंट्स। इनको कंपेयर करो तो इसमें भी एल बाई ए है, इसमें भी एल बाई ए है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या थी, एम बाई एन ई स्क्वेयर टो। स्टूडेंट्स, चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। मास भी इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर गया, एक तो किस पे डिपेंड कर गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नंबर डेंसिटी के है, और एक किसके है, रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो इसमें पॉइंट बनेंगे, एक तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्या है, नंबर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इफ द नंबर डेंसिटी of free electrons is high, then resistivity will be low, resistivity will be low, so resistance भी लो होगा। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। रिलैक्सेशन टाइम किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। टेम्परेचर का फंक्शन कैसे होता है रिलैक्सेशन टाइम, जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और ये आयंस के साथ क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। इस तरह हमने बताया था, इनका जिगजैग पाथ होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकी कोलिजन्स है वो फ्रिक्वेंट होने लग जाएंगी, मतलब बार बार होने लग जाएंगी। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करने में दो कोलिजन्स में लगा समय, वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसको समय क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। इलेक्ट्रॉन को कोलाइड जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, फ्रिक्वेंटली कोलाइड करेगा, तो टाइम क्या लगेगा, कम होगा। टाइम कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, टाइम कम हुआ कोलिजन का, तो रेजिस्टिविटी बढ़ी। मतलब ये कम तो ये ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इसी तरह से रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई एक तरह से देखा जाए तो कंडक्टर के केस में। क्यों, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, टाइम घटा, रेजिस्टिविटी बढ़ी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स के केस में ऐसा क्यों नहीं होगा, या सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी नंबर डेंसिटी वाला फैक्टर डोमिनेट हो जाता है। वहाँ 9th यूनिट में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो ज़्यादा जनरेट होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जनरेट हुए, होल्स ज़्यादा जनरेट हुए, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा और वो कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर के केस में ये वाला फैक्टर काम करता है, और कंडक्टर के केस में ये वाला फैक्टर काम करता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, फ्रिक्वेंटली कोलाइड होने लगेगा इलेक्ट्रॉन आयंस के साथ, तो टाइम कम लगेगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली
रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सेम एज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी क्या होगा टेम्परेचर, क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो सेम है। रेजिस्टेंस में क्या लगा है, खाली एम एल है, बाकी सब तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर भी क्या है, आप देख सकते हो आर भी क्या है, आर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 रिलैक्सेशन टाइम के। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि रिलैक्सेशन टाइम इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कंडक्टर के केस में। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल के केस में या कंडक्टर के केस में। तो अब हम देखेंगे कि कितना बढ़ता है वो, तो वो एक फैक्टर निकालेंगे कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएं तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो देखते हैं। इन केस ऑफ कंडक्टर या metals, if the temperature is increased, resistance will increase. If the temperature is decreased, then the resistance will decrease. यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के, किसके, टेम्परेचर के। इन केस ऑफ कंडक्टर ओनली, कंडक्टर्स, बट इन केस ऑफ insulators और semiconductors, R का क्या रिलेशन है टेम्परेचर से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है स्टूडेंट्स। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि उसमें नंबर डेंसिटी का फैक्टर काम करता है सेमीकंडक्टर में। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जनरेट होने लग जाएंगे, जो करंट कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो उसके केस में क्या होगा, उनके बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन्स के, होल्स के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो चार्ज ज़्यादा होगा, तो करंट भी ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर के केस में डायरेक्टली का है रिलेशन, और इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा रिलेशन है इनका। तो अब देखते हैं कितना वो बढ़ता है कंडक्टर के केस में। हम बात करते हैं, एक टर्म आती है इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। एक टर्म आएगी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या टर्म आएगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं रेजिस्टेंस पे कंडक्टर के केस में, उसमें जो डेल्टा आर होगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आएगा तो डेल्टा आर ही होता है चेंज, डेल्टा आर चेंज होता है, क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नोट। आर नोट को क्या ले सकते हो स्टूडेंट्स, पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस मान सकते हो, या पहले जो टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है इनिशियल, और टी टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया हमने तो रेजिस्टेंस इतना हो गया आर टी, दोनों में माइनस कर देंगे तो वो चेंज आ जाएगा। वो जो चेंज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल वाले रेजिस्टेंस के, किसके, इनिशियल वाले रेजिस्टेंस के। यानी कि डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट, और डेल्टा आर यानी कि चेंज कितना होगा, जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। टी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से टी इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, यानी कि 1 and 2 को कंबाइन करते हैं तो डेल्टा आर ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई को ऐसे लिख सकते हैं डॉट से, मल्टीप्लाई टी
डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू टी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए और इक्वल का साइन लगाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। उसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम क्या है? अल्फा, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट इंटू टी। तो स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आती है? अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? डेल्टा आर डिवाइडेड बाय में आर नॉट इंटू टेम्परेचर, जितना चेंज हुआ टेम्परेचर में। अब डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं? आर टी माइनस आर नॉट, यानी इतना ही चेंज हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना है और टी टेम्परेचर पे इतना है, आर नॉट इंटू टी, आर नॉट इंटू टी। तो स्टूडेंट्स ये हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है? ये फ्रैक्शनल चेंज है रेजिस्टेंस में, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? डेफिनेशन इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्टूडेंट्स इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस, तो इंक्रीज लिख सकते हैं, चेंज की बजाय हम इंक्रीज भी लिख सकते हैं कंडक्टर के केस में। इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये क्या है? पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर सेल्सियस में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं। अगर अल्फा की बात करें, अल्फा की यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? आर माइनस आर, ओम माइनस ओम, ओम ही होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ओम से ओम कैंसिल हो गया, क्या इसकी यूनिट बच गई? डिग्री सेल्सियस, और वो भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा? डिग्री सेल्सियस -1। तो इसकी यूनिट की बात करें, इट्स यूनिट इज डिग्री सेल्सियस -1, डिग्री सेल्सियस -1। तो ये स्टूडेंट्स इसकी यूनिट हो जाएगी अल्फ़ा की, और अल्फ़ा की वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस में चेंज है, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है? टेम्परेचर में राइस है। तो इसको हम अगर टी और 0 ना लेके हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय में R1 इंटू T2 माइनस T1। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहला टेम्परेचर दूसरा टेम्परेचर, पहला रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय में पहला ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह से रेजिस्टिविटी का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, उसकी यूनिट भी सेम होती है, उसमें रेजिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी आ जाएगा। अब सेम ऐसे देख लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी में भी हम यही लिख सकते हैं कि ρ2 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाय में ρ1 T2 माइनस T1। तो ये भी क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी सेम है रेजिस्टेंस की तरह, बट इसमें यहाँ पे अल्फा आर लग जाएगा और ये यहाँ पे रेजिस्टिविटी लग जाएगी। तो इसका भी क्या कर सकते हैं डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन भी हम ये लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द fractional change in resistivity of material per degree rise in temperature, per degree rise in temperature।
स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शनल चेंज होती है, ये टर्म क्या होती है, फ्रैक्शनल चेंज होती है। रजिस्टर किसी भी चीज़ में फ्रैक्शनल चेंज निकालना हो तो सेकंड माइनस वन डिवाइडेड बाय में जो वन होता है ओरिजिनल वाला, तो वो क्या होती है, फ्रैक्शनल चेंज होती है। फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि कितना टेम्परेचर में राइज हुआ, पहले T1 टेम्परेचर था, फिर T2 टेम्परेचर था, फिर उसके हिसाब से कितनी रजिस्टिविटी में चेंज आया, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, यानी कि अल्फा आर। इसकी यूनिट भी सेम होती है, इट्स यूनिट इज डिग्री सेल्सियस -1। तो रजिस्टिविटी से यूनिट से कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगी, डिग्री सेल्सियस -1। तो यही होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, ग्राफ ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, इन केस ऑफ कंडक्टर्स। स्टूडेंट कंडक्टर के केस में हमने पढ़ा कि रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो इसका ग्राफ हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे ले लेंगे हम रो रजिस्टिविटी और यहाँ पे ले लेंगे टेम्परेचर यानी T। तो एक्स एक्सिस में ले लिया टेम्परेचर और वाई एक्सिस में ले लिया रजिस्टिविटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आएगा, बट ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जीरो टेम्परेचर पे भी तो कुछ रजिस्टिविटी होगी मटेरियल की। तो इस तरह से इसका ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से इसका ग्राफ होगा, फिर ये क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाएगा। अगर अच्छे से ड्रा करें हम इसको, इस तरह से इसका ग्राफ बन सकता है कंडक्टर के केस में। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर अगर हम देखें, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में हम देखें, तो इसका ग्राफ कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर हुआ और ये क्या हुआ, रजिस्टिविटी हुआ। तो इन्वर्सली का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ही होगा इसका ग्राफ भी, क्योंकि रो क्या है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस केस में, और इस केस में क्या है, रो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर के। ये कंडक्टर का हुआ और ये सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर का ये ग्राफ हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर डेंसिटी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स की, और रजिस्टिविटी हमें पता है कि नंबर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इस केस में रजिस्टिविटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखेंगे हम इसके। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ेंगे, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रजिस्टिविटी घटेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा तो रजिस्टिविटी कम हुई, डिक्रीज हुई। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह होगा, टेम्परेचर घटा तो रजिस्टिविटी बढ़ी। तो ये स्टूडेंट दो ग्राफ हमें याद रखने होंगे, रजिस्टिविटी के टेम्परेचर के साथ ग्राफ है कंडक्टर के और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के। वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा क्या होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वैल्यू ऑफ अल्फा इन केस ऑफ, पहला क्या देखते हैं, कंडक्टर या फिर मेटल्स। कंडक्टर के केस में स्टूडेंट्स अल्फा क्या होता है हमें पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस में चेंज डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर में चेंज, ये होगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल का, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये चीज़ क्या आ जाएगी, अल्फा पॉजिटिव आ जाएगी। अल्फा इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कंडक्टर, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा, और ये चीज़ ज़्यादा होगी, ये कम होगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स अल्फा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फा इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस घटता है, और ये चीज़ कम होगी और ये चीज़ ज़्यादा होगी, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। तो अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, ये जरूर याद रखना है। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर के केस में और नेगेटिव होती है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में। क्वेश्चन क्या आ सकता है, वाई कॉन्स्टेंटन मैंगनीज और एंड यूरेका are used as
स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स को बनाने में इन 3 अलॉयज का यूज़ क्यों किया जाता है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम, आंसर देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये तीनों क्या होती हैं? अलॉय होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैंगनीन को देखते हैं। मैंगनीन में क्या होता है? मैंगनीन में 85% क्या होता है? कॉपर। 85% क्या होता है? कॉपर। और 12% क्या होता है? मैंगनीज। और प्लस कर सकते हैं इसको, मतलब ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। इस अलॉय में 3 मेटल्स होती हैं, कॉपर 84%, मैंगनीज 12% और 4% क्या होती है? निकिल। 4% क्या होती है? निकिल। जो मेटल्स होती हैं ये 3 होती हैं। और कॉन्स्टेंटन में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्स्टेंटन, कॉपर तो हो गई इसमें 60% कॉपर, प्लस में 40% निकिल हो गई। इन वेरिएबल रेशो, इन क्या होती है? वेरिएबल रेशो, मतलब कम ज़्यादा भी हो सकती है कॉन्स्टेंटन में। बट यूरेका में जो होता है, यूरेका में ये 55% हो जाएगी कॉपर, प्लस ये 45% हो जाएगी निकिल। तो ये यूरेका इसी का ही ट्रेड नेम है। यूरेका कॉन्स्टेंटन का क्या है? ट्रेड नेम है। तो ये तीनों जो होती हैं एलॉयस, इन्हीं के रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाने में क्यों यूज़ किया जाता है इनको? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो इनकी रेजिस्टिविटी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो बहुत स्मॉल होती है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इज़ वेरी लो। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी। अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लिखना चाहें तो क्या होती है? RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई में R0 इंटू राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते रहो लेकिन रेजिस्टेंस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस इतना नहीं बढ़ता, मतलब इतना चेंज नहीं आता इसमें। तो इस केस में अल्फ़ा की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, ये मेटल से ही बने हैं, वैल्यू क्या होगी इसकी? पॉजिटिव होगी, बट होगी बहुत लो। होगी क्या? बहुत लो होने की वजह से टेम्परेचर का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा जाता इन पे। और जिस पे टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो उसी को तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाएंगे हम। और एक कारण है इसका, क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है नेचुरली, एंड देयर रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से वो स्मॉल लेंथ भी हम ले सकते हैं रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में। सो स्मॉल लेंथ आर इनफ फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। बहुत ज़्यादा लेंथ लेने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑलरेडी क्या है? हाई है। रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से आर क्या होता है? रो एल बाई ए। तो अगर रेजिस्टिविटी बहुत हाई है तो इसकी स्मॉल लेंथ भी चल सकती है रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए। अगर रेजिस्टिविटी कम होती तो ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत होती है रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये 2 फैक्टर हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है, होता तो पॉजिटिव है लेकिन होता बहुत कम है, मतलब चेंज नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ता रहे, रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। वही तो हमें चाहिए स्टैंडर्ड चीज़ में, कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े उस पर। और रेजिस्टिविटी क्या है? हाई है, मतलब उनकी स्मॉल लेंथ भी ली जा सकती है रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए। तो ये है स्टूडेंट्स का आंसर। अब एक डिवाइस और आते हैं थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर थर्मिस्टर? अब इस पे तो टेम्परेचर का इफेक्ट था नहीं इतना, जो यूरेका, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन पे। अब ऐसे भी डिवाइस होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, तो उसको बोलते हैं थर्मिस्टर, यानी कि हीट सेंसिटिव डिवाइस होते हैं। इट इज़ हीट सेंसिटिव डिवाइस
हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistance changes rapidly with temperature, यानी कि बहुत स्मॉल टेम्परेचर में भी अगर चेंज आया तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। तो बदल जाएगा का मतलब क्या है, ये नहीं कि बढ़ जाएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। अल्फा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। अल्फा क्या होता है स्टूडेंट्स, आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय में आर नोट इंटू टी, मतलब टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव, बट होती ज़्यादा है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज़ वेरी हाई, वैल्यू ऑफ अल्फा इज़ वेरी हाई, या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी, नेगेटिव भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी, मतलब चेंज बहुत ज़्यादा आ जाएगा टेम्परेचर के हिसाब से, तो उनको क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर बोलते हैं। और ये जनरली क्या है, ऑक्साइड से बनाए जाते हैं, मेटल के ऑक्साइड से बनाए जाते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड विद द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, निकल एटसेट्रा, ऑक्साइड से ये बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। और इनकी टेम्परेचर रेंज कितनी होती है और इनका रेजिस्टेंस कितना हो सकता है थर्मिस्टर का, दे आर अवेलेबल फ्रॉम 0.1 ओम टू 10⁻⁷ ओम के ये हो सकते हैं। इसके यूज़ क्या क्या होते हैं थर्मिस्टर के, मतलब हीट सेंसिटिव डिवाइस है तो इसको टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे टीवी के फिलामेंट की ट्यूब को बचाने के लिए सेफ गार्ड, इट इज़ यूज टू सेफ गार्ड द ट्यूब ऑफ टीवी फिलामेंट। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो टीवी ऑफ हो जाएगा, यानी कि करंट के वेरिएशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह से ये अब टेम्परेचर कंट्रोल इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है और बहुत कम टेम्परेचर को ये मेजर कर सकता है। कितने कम टेम्परेचर को ये मेजर कर सकता है, 10⁻³ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतने कम माइन्यूट, इतने कम टेम्परेचर को भी ये क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। तो ये है थर्मिस्टर के कुछ यूज़।